हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग बात करेंगे अभी नागरिकता संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। भाग 2 पार्ट 2 और आर्टिकल जो है हमारा 5 से लेके 11 तक। ये जो व्यवस्था जो है बताता है, ये बताता है कि भारत के नागरिक के विषय में, यानी नागरिकता, सिटीजनशिप, कि भारत के नागरिक कौन होंगे, इसके बारे में बताता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नागरिकता होती क्या है, नागरिकता क्या होती है, सिटीजनशिप क्या होता है। तो नागरिकता का सीधा सा अर्थ ये होता है कि नागरिकता किसी भी जो है व्यक्ति का उस देश या फिर उस राज्य के लिए पूर्ण सदस्यता को जो है, पूर्ण सदस्यता की जो है घोषणा करता है। यानी नागरिकता का सीधा सा अर्थ है कि कोई व्यक्ति अगर किसी देश का नागरिक है तो नागरिकता जो है उसको तभी प्रदान की जाएगी जब वो उस देश का वास्तविक में जो है सदस्य होगा। और नागरिकता जो है घोषित करने का अर्थ सीधा होता है कि नागरिकता का जो है अर्थ होता है व्यक्ति और राज्यों के बीच में संबंध, कि व्यक्ति और राज्य के बीच में क्या संबंध होंगे, ये नागरिकता द्वारा तय किए जाते हैं। तो नागरिकता में जो है आप समझिएगा कि नागरिकता में जो है दो तरह के लोग आ जाएंगे, एक विदेशी नागरिक, एक भारतीय नागरिक। तो भारतीय नागरिक जो होंगे उनको अपने यहाँ की नागरिकता मिलेगी। हमारी जो नागरिकता है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और एक ऐसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, जैसे कि कनाडा में भी एकल नागरिकता है, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं स्विट्जरलैंड हो गया या फिर यूएसए हो गया, यहाँ पे दोहरी नागरिकता है, यानी कि आप जो है राज्य के अलग से निवासी माने जाएंगे और केंद्र के तो होंगे ही। तो केंद्र और राज्य दोनों का लाभ उठा सकते हैं। और यहाँ पे जो है पूरे भारत में केंद्र सरकार की जो है एक ही योजना होगी, केंद्र सरकार जो चला देगी वही पूरे राज्यों में भी चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता जो है, एकल नागरिकता चूंकि बहुत ज्यादा भेदभाव उत्पन्न कर देती है, इसलिए संविधान सभा में जो है संविधान निर्माताओं ने एकल नागरिकता को जो है दोहरी नागरिकता बहुत ज्यादा भेदभाव कर देती है, दोहरी नागरिकता बहुत ज्यादा भेदभाव कर देती है, इसलिए संविधान सभाओं ने एकल नागरिकता को मान्यता प्रदान की। अब जो है कुछ ऐसे अधिकार जो मूल अधिकार हैं जो कि केवल और केवल भारतीय नागरिक को मिले हैं, या फिर कुछ ऐसे अधिकारों की बात करें तो अनुच्छेद 15 बताता है कि मतलब जो है वंश, लिंग, जाति, ठीक है, धर्म और वंश, लिंग, जाति, धर्म, वर्ण आदि के आधार पे भेद नहीं किया जाएगा, किसी से भेदभाव नहीं की जाएगी। और उसके बाद अनुच्छेद 15 के बाद जो है अनुच्छेद 19, 16 भी है, अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 मूल अधिकार ऐसे हैं जो कि केवल और केवल भारतीय नागरिक को मिलते हैं। उसके बाद की अगर बात हम करें तो इसके अलावा आपको वोट देने का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को मिलता है, वोट देने का अधिकार, मताधिकार, जो कि अनुच्छेद 326 में है। उसके बाद से अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का, ठीक है, या फिर क्या कहता है अन्य जो है लोकसभा, राज्यसभा आदि का जो है चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सब जो है भारत नागरिकों को मिलता है। यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि जो भारतीय राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ सकता है वो अमेरिका में तो जो है जन्म से नागरिक होना चाहिए, भारत उस देश का। अगर अमेरिका के लिए आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं तो अमेरिका में आप वहाँ जन्म से जो है वहाँ के नागरिक हैं तभी जो है चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में आप किसी भी विधि द्वारा बस भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये नागरिकता के तो कुछ बेसिक पॉइंट थे कि क्या नागरिकता से होती है और हमें क्या फायदे मिलते हैं। केवल भारतीय नागरिक को कौन सी मूल अधिकार प्राप्त है? देखिए, भारतीय नागरिकों को तो सारे मूल अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन ये ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, यानी कि जो है उसमें विदेशी नागरिक को ये वाले अधिकार नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीजों को आप जो है समझिए। अब हम लोग बात करते हैं कि जो है नागरिकता में ये जो अनुच्छेद 5 से 11 है उसमें क्या व्यवस्था की गई है। तो पहले एक एक लाइन में बता देते हैं। जो वन डे एग्जाम वाले हैं, एसएससी, बैंकिंग, या फिर बैंकिंग में कहाँ पूछा जाता है, एसएससी हो गया या फिर रेलवे वगैरह हो गया, वो लोग पहले इस बात को एक एक लाइन को समझ लें, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो ये जो 5 अनुच्छेद है ये बताता है कि जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को कौन कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा।
यानी कौन कौन जो है किस क्राइटेरिया को जो है धारण करेगा तो वो भारत का कौन सा नागरिक होगा। यानी कि संविधान के प्रारंभ होने पर भारत के नागरिक, इसका ये पूरा जो है हेडिंग होता है। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के प्रारंभ होने पर जो है भारत के कौन नागरिक होंगे वो अनुच्छेद 5 बताता है। ठीक है, अनुच्छेद 6 में जो है बात बोली जाती है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान नहीं, जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनकी नागरिकता किस प्रकार से मिलेगी, तो वो अनुच्छेद 6 तय करता है कि वैसे व्यक्ति जो बंटवारे के समय बहुत सारे लोग इधर से उधर और उधर से इधर गए थे, तो उसी तरह अनुच्छेद 5 तो बस इतना बताता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन भारत का नागरिक है। ठीक है, अनुच्छेद 6 बताता है कि वैसे व्यक्ति, अब इसमें तो जो है सभी आ जाएंगे ना, ये सब आ जाएंगे, लेकिन उस सब में भी ये तय करना था ना कि जो है जो भारत जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, चाहे भारत से पाकिस्तान गए और फिर आए, तो उनके लिए किस प्रकार से जो है नागरिकता जो है दी जाए। तो अनुच्छेद 6 में बोली गई है कि जो भी जो है पाकिस्तान से भारत आया है उसको किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 7 में बोला जाता है कि वैसा व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान को गया लेकिन फिर से जो है वहां अच्छा उसको नहीं लगा और यहाँ पे भारत में फिर से हमेशा के लिए रहने के मंतव्य से भारत में आ गया, पाकिस्तान गया, भारत से कहाँ गया, पाकिस्तान गया, लेकिन पाकिस्तान से फिर वापस भारत आ गया इस विचार के साथ कि हमेशा के लिए भारत में रहेगा, तो उसके लिए नागरिकता कैसे मिलेगी उसका प्रावधान है। 8वां जो है क्या है कि जो है भारतीय मूल के जो व्यक्ति होंगे, भारतीय मूल के व्यक्ति यानी जो तो रहने वाले जो है मतलब जिनका ओरिजिन जो है इंडिया ही है, जिनके जो है पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी में से कोई भारत का जो है पैदा हुआ हो, भारत का निवासी था, लेकिन वो वर्तमान में जो है रह रहे हो विदेशों में, या फिर वो यहाँ से गए ट्रेड व्रेड करने के चक्कर में और वहाँ जो है अनिश्चित काल के लिए रह रहे हो, तो ये भारत के जो है भारतीय मूल के निवासी होते हैं। तो उन लोगों को भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी इसकी व्यवस्था कराता है अनुच्छेद 8। ठीक है, अब अनुच्छेद 9 में जो है किसकी बात की जाती है, तो अनुच्छेद 9 में जैसे 9 को छोड़िए, आप ये समझिए नॉर्वे, एक देश नॉर्वे, अगर कोई व्यक्ति भारत का नॉर्वे गया, भारत का नॉर्वे गया और नॉर्वे जाने के बाद उसने वहां पे स्वेच्छा से जो है क्या किया, या फिर उसने स्वेच्छा छोड़िए, उसने वहां का नागरिकता स्वीकार कर लिया, उसने वहां का नागरिकता स्वीकार कर लिया, तो इस सिचुएशन में उसकी नागरिकता भारत की स्वतः समाप्त हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी नॉर्वे में जो है कोई व्यक्ति गया और जो है वो वहां पे नागरिकता स्वीकार किया, तो उसकी भारत की नागरिकता खुद समाप्त हो जाएगी। तो न से नॉर्वे, न से नौ, नॉर्वे मतलब क्या, विदेश, कहीं भी जाए, ये कहीं भी जाए, पाकिस्तान वाली जो है कंडीशन छोड़ के, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जो है ये वाली व्यवस्था कर दी गई थी, तो पाकिस्तान को छोड़ के आप कहीं किसी देश में जाते हैं, विदेशों में किसी भी देश में जाते हैं, किसी भी विदेश में, तो विदेशों में स्वेच्छा से जो है, अगर विदेशों में स्वेच्छा बार बार निकल जा रही है, विदेशों की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो यहाँ की स्वतः समाप्त हो जाएगी, तो यहाँ की स्वतः नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये अनुच्छेद 9 बताता है। अनुच्छेद 10 में क्या बातें बताई गई हैं, अनुच्छेद 10 बताता है कि किसी भी व्यक्ति की जो कि भारत का नागरिक है उसका नागरिकता कब तक बना रहेगा, कहाँ तक बना रहेगा, इस चीज को संसद तय कर सकती है। तो जो है नागरिकता बने रहने का शर्त ये कौन तय करेगा, संसद। और अनुच्छेद 11 में बोला जाता है कि संसद को जो भी उचित समझ में आए वो आने वाले बाद के समयों के लिए या फिर नागरिकता में अपने तत्कालीन समय के अनुसार जो भी जो है चेंजेस लाने हो, जो भी अधिनियम बनाने हो, उसके लिए जो है वो संसद नियम विनियम बना सकती है। तो नागरिकता संबंधी नियम विनियम रूल रेगुलेशन
ये सब जो है कौन बना सकती है? संसद। तो संसद ने इसी अनुच्छेद 11 का प्रयोग करके भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, ठीक ना? किसका प्रयोग करके? इसी का, अनुच्छेद 11 का, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। इस बात को समझिएगा। तो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, अब इसी को बार बार संशोधित किया जाता है। जो अभी वर्तमान में 2019 में संशोधन हुई है, वो इसी में संशोधन हुई है। जो है एनआरसी वगैरह वाला, जो है आपने सीएए वाला जो विरोध सुना होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया जो, वो इसी में जो है अमेंड किया गया था। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम में ही जो है लग रहा है बिजली कहीं गिरी है। अभी बारिश बहुत तेज हो रही है और बिजली की आवाज बहुत तगड़ी आई। तो खैर, यहाँ ये समझे कि नागरिकता भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो संसद ने बनाया है, इसमें समय समय पर संशोधन होते आए हैं। जैसे कि 1986, 1992, 2003, उसके बाद से 2015 में भी हुआ था, वही वाला 2019 में भी हुआ है। 15 और 19 एक ही है। वही सीएए के लिए 2015 में लाया गया था, उस समय रद्द हो गया था, तो फिर 2019 में जो है संशोधन किया गया, ठीक है। तो अब इस बात को समझना है कि जो है भारत में तो ये व्यवस्था करता है कि 26 जनवरी 1950 तक या फिर उस दिन संविधान के लागू होने तक या उस दिन तक कौन जो है भारत के नागरिक थे, ये उसकी व्यवस्था 5 बोलता है। 6 वैसे लोग की जो है नागरिकता के लिए बात करता है जो कि पाकिस्तान से भारत आए हैं। 7 वैसे लोग के लिए जो पाकिस्तान से जो है भारत से पाकिस्तान गए थे लेकिन वापस जो है भारत में आ गए। 8 भारतीय मूल के लोगों के लिए जो है नागरिकता की प्रावधान करता है। 9 वैसे लोग जो कि किसी अन्य देशों की जो है नागरिकता ग्रहण करते हैं, स्वेच्छा से ग्रहण करते हो या फिर चाहे जैसे भी, तो उनकी नागरिकता यहाँ पे जो है क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। 10वां नागरिकता के बने रहने की शर्तें दी गई है कि आपकी नागरिकता किस समय तक बनी रहेगी। और 11वां नागरिकता संबंधी नियम विनियम संसद को बनाने का अधिकार दिया गया है, जिसका जो है प्रयोग करके 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाया गया था। इसी में बार बार संशोधन करके अन्य प्रावधान जोड़े गए और इसी द्वारा जो है नागरिकता अर्जन के 5 जो है रास्ते बताए जाते हैं कि भविष्य में जो लोग इस डेट के बाद भारत में किस प्रकार नागरिक बनेंगे, उसकी व्यवस्था जो है अनुच्छेद मतलब ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 द्वारा तय की जाती है। तो हमने बात किया, अब हम इसको मिटाते हैं, बारी बारी से बात करते हैं इन अनुच्छेदों पे। इन अनुच्छेदों पे बात करने के बाद हम लोग बात करेंगे कि वो 5 विधियां कौन सी है जिसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि भारत की नागरिकता 26 जनवरी 1950 को क्या होगी, बस उसकी व्यवस्था जो है हमारा संविधान करता है। स्थायी नागरिकता जो है आने वाली समयों के लिए इसकी जो है वो घोषणा संविधान में नहीं की जाती है, बल्कि बस इतना बताया जाता है कि आप संसद इसके लिए कानून बनाएगी समय समय पे, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे उसको। पहले हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 5 में क्या बातें थी, अनुच्छेद 6 में क्या बातें थी। पूर्ण रूप से जो है सारी बातों को जब हम लोग जो है पढ़ लेंगे, जब अनुच्छेद 11 तक, तब हम लोग इस पे बात करेंगे कि नेक्स्ट जो है आर्टिकल, यानी हमारा जो है भारत की नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम होगा, संशोधन नहीं होगा। संशोधन तो बाद में किया जाएगा, तब बोला जाएगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम बोला जाता है 1955, उसमें संशोधन कर करके संशोधन अधिनियम बोला जाता है। तो जो है आपको यहाँ समझना होगा कि अनुच्छेद 5 था क्या। तो आर्टिकल 5 में जो है सीधा सीधा हमने क्या बताया हेडिंग, वैसे व्यक्ति कौन होंगे 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक, इसकी उद्घोषणा करता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक किसे माना जाएगा, इस बात का जो है ये व्यवस्था करता है। अब इसमें भी आपको समझना होगा कि
आपको ये समझना होगा कि वैसा व्यक्ति जिसका मूल निवासी जो है भारत का हो, जो मूल निवासी भारत का हो, यानी कि जो है उसने भारत में अपना निवास स्थान बनाया हो, रह रहा हो, और प्लस ऐसा कोई व्यक्ति जो वर्तमान में भारत में रह रहा हो, अपना घर वगैरह बनवा के, निवास बनवा के, प्लस निम्न में से कोई भी एक शर्त पूरी कर ले, तो वो इस दिन से भारत का नागरिक समझा जाएगा। कौन सी निम्न में से कोई एक शर्त हो जाए? एक तो ये होनी चाहिए, प्लस दूसरा ये कि उसके माता पिता, दादा दादी, ये सब लोग जो है भारत में जो है पैदा हुए हों, यानी भारत के निवासी हुए हों। ठीक है, तो मूल निवासी जो है कौन माना जाएगा? जो कि जिसके माता पिता भारत में जन्मे हों। थोड़ा सा सीक्वेंस लेके चलते हैं। देखिए, मूल निवासी कौन माना जाएगा? जो कि जिसका जन्म, मूल निवासी नहीं भाई, नागरिक। थोड़ा सा जो है गर्मी इतना ज्यादा है कि दिमाग जो है गड़बड़ा जा रहा है। 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन माना जाएगा? तो बोला जाता है कि मूल निवासी जो भारत में मूल निवास रह रहा हो घर बना के, और प्लस निम्न में से कोई व्यवस्था पूरी कर ले इसके साथ साथ। तो कौन सी व्यवस्था? या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, भारत में जन्म हुआ हो, या फिर उसके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या भारत के वो निवासी हो। तीसरा, या तो ये लोग 5 वर्ष पूर्व, आज इससे कौन सी डेट से? 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहे हों, भारत में रह रहे हों। तो ऐसी परिस्थितियों में इन तीनों में से कोई भी एक फुलफिल कर ले इसके साथ साथ, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 6 के बारे में। अनुच्छेद 5 समझ में आया कि वैसा व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा हो, यानी भारत का मूल निवासी हो, इस समय भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा हो। कब? 26 जनवरी 1950 को। और या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, या तो उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या तो वो 5 वर्ष पूर्व से, यानी 1945 से कह लीजिए, भारत में रह रहा हो, तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। यह अनुच्छेद 5 है। अनुच्छेद 6 की बातें हम जो है यहाँ पे बताते हैं। अनुच्छेद 6 वैसे हमने शुरुआत में बता दिया है कि अनुच्छेद 6 क्या है। वैसे लोग जो कि पाकिस्तान से भारत आए थे, वो किस प्रकार से अपनी नागरिकता को जो है अर्जित कर सकते हैं। वैसे लोग जो कि पाकिस्तान से भारत आए थे, वो लोग किस प्रकार से अपनी नागरिकता को अर्जित कर पाते हैं। तो अनुच्छेद 6 यानी कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन किए गए लोग, यानी माइग्रेंट। ठीक है, द पर्सन हु माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। तो वैसा व्यक्ति जो कि पाकिस्तान से भारत आया है, उसके लिए नागरिकता कैसे हासिल की जाएगी? तो अनुच्छेद 6 में बताया गया है। इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक वैसा व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले आया है, या फिर वैसा व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद आया है, या इस दिन को आया है। अगर वैसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत 19 जुलाई से पहले आ गया है 1948 को, या फिर 19 जुलाई 1948 के बाद आया है, ठीक है, तब इन 2 कंडीशनों में जो है बताई जाती है कि किस प्रकार से जो है नागरिकता आपको दी जाएगी। ठीक है, अब आप एक चीज समझिएगा, ये डेट क्यों ली गई है 19 जुलाई? क्योंकि ये वही डेट थी जिस डेट को जो है भारत और पाकिस्तान द्वारा आपसे समझौता हुआ था और परमिट जो है जारी की गई थी कि इस दिन तक लोग आ जाएं, चल जाएं। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा कि इस दिन को परमिट जारी की गई थी। अब 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई व्यक्ति भारत आया है, पहले कोई भारत आया है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए?
पहले वाले के लिए, उस व्यक्ति जो कि जो है भारत में जो है आया है, तो उसके माता या पिता, जो व्यक्ति आया है तो उसके माता या पिता या फिर दादा या दादी या फिर नाना या नानी, इन सब में से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 वाला, 1935 के भारत का निवासी हो, भारत का निवासी नहीं, भारत में जन्म लिया हो, तो वो व्यक्ति स्वतः ही क्या बन जाएगा, नागरिक बन जाएगा। तो हमने क्या बताया कि वैसा व्यक्ति जो कि भारत से पाकिस्तान आया है 19 जुलाई से पहले, अगर वो यहाँ आके रह रहा है, तो अगर उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भी अविभाजित भारत यानी कि 1935 वाला भारत में अगर ये जन्म लिया है, तो ये जो है नागरिकता स्वतः जो है इनकी मान ली जाएगी कि ये नागरिक हैं। अब दूसरा कंडीशन कि अगर ये लोग जो है आते हैं, तब ये लोग कैसे नागरिक माने जाएंगे, तो इनके लिए भी वही कंडीशन दी गई है कि ऐसे व्यक्ति जो कि पाकिस्तान से भारत आते हैं और उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी 1935 वाले भारत शासन अधिनियम में जन्मे हों, भारत शासन अधिनियम में जन्मे हों, लेकिन ये लोग क्या करेंगे कि ये लोग भारत में आके 6 महीना रह के पंजीकरण कराएंगे, और पंजीकरण अधिकारी द्वारा इनके जो है पंजीकरण को स्वीकृत कर लिया जाएगा, तब जाके इनकी नागरिकता को जो है दिया जाएगा। तो बहुत सिंपल सी दो चीजें हैं, इन्हीं दो चीजों को आपको समझना है, ठीक है। तो हमने बताया इसमें दो कंडीशन थी, 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग आते हैं और वैसे लोग जो कि 1948 के बाद आते हैं। तो ये वाली व्यवस्था तो दोनों के लिए है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। ये वाली व्यवस्था 1935 में जो जन्मे हैं उनके दादा दादी, माता, मम्मी पापा जो भी, ये व्यवस्था इसके पहले वाले के लिए भी है, इसके बाद वाले के लिए भी है। बस इसमें एक फर्क ये है कि इसके पहले जो लोग आए हैं वो लोग यहाँ पे मूल रूप से जो है कुछ दिनों से रह रहे हो, और ये लोग जो आए हैं उसके बाद से उन लोग को तो भाई जो है 6 महीना रह के पंजीकरण कराना पड़ेगा, तभी नागरिकता मिलेगी। तो ये अनुच्छेद 6 की बातें हैं। अब अनुच्छेद 7 पे आते हैं। तो अनुच्छेद 7 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 7 में जो है वैसे व्यक्ति जो कि भारत से पाकिस्तान गए थे और फिर भारत में आते हैं रहने के उद्देश्य से, तो उन लोग को जो है किस प्रकार से जो है नागरिकता मिलती है, इसमें जो है व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देंगे कि वैसे व्यक्ति अनुच्छेद 7 जो कि 1 मार्च 1947 से पहले भारत से पाकिस्तान चले गए हों, ठीक है, और फिर पाकिस्तान से भारत को लौट आए हों स्थायी रूप से रहने के लिए, तब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में उनको भारत में 6 माह तक रह के पंजीकरण करवाना पड़ेगा। तो ऐसा समझा जाएगा कि अनुच्छेद 6 के उपखंड ख वाला जो है नियम ये अपनाएंगे। जो 19 जुलाई 1948 के बाद लोग आते थे तो वो लोग भी क्या करते थे, 6 महीना रह के पंजीकरण करवाते थे। तो वही व्यवस्था इनको भी अपनानी पड़ेगी, तब जाके इनको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसके साथ ही इनको कसम भी खानी पड़ती थी कि हम जो है संविधान का आदर करेंगे, ये सब सारी चीजें, ठीक है। तो अनुच्छेद 7 इसकी व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 8 हमने बताया कि वैसे व्यक्ति जो भारतीय मूल के हों उनको नागरिकता मिलेगी, उनकी नागरिकता की प्रावधान होती है भारतीय मूल के हों। तो भारतीय मूल के लिए जो है देखेंगे अगर हम, तो भारतीय मूल का इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, भारतीय मूल,
भारतीय मूल के यानी कि जिनका जन्म, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिनके पूर्वजों का जन्म यानी कि उनके माता पिता दादा दादी नाना नानी, इन सब में से किसी का भी जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 वाले भारत में हुआ हो, इनका जन्म इस वाले शासन अधिनियम में हुआ हो, तो इनके जो भी बच्चे जो भी रह रहे हो विदेशों में, वो लोग जो है क्या करेंगे, भारत की नागरिकता जो है ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वो जिस देश में रह रहे हो, वहाँ के जिस देश में रह रहे हैं वहाँ के भारतीय दूतावास में इस बात को बताना पड़ेगा कि हम जो है भारत के जो है नागरिकता ग्रहण करने के इच्छुक हैं, ठीक है, तब इनको जो है भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है, वो भी पंजीकरण विधि द्वारा। तो वो जो है बाद में हम लोग देखेंगे। तो अनुच्छेद 8 से इतना ही सवाल पूछा जाता है कि भारतीय मूल के लिए कौन से अनुच्छेद है। तो भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता प्रदान करवाने के लिए अनुच्छेद 8 है। अनुच्छेद 9 को समझते हैं। अनुच्छेद 9, तो अनुच्छेद 9 जो है बताता है सीधा सीधा कि वैसे व्यक्ति जो विदेशों की नागरिकता स्वेच्छा से यानी उनको मार पीट के जबरी जो है डरा धमका के जो है नागरिकता कबूल करवाई जाए, तो फिर वो लोग भारत आके अपनी परिस्थिति बता के सरकार उनकी छानबीन करवाती है। अगर सही निकलता है तो नागरिकता जो है तब भारत की खत्म नहीं कर दी जाती है। लेकिन अगर कहीं वो स्वेच्छा से जो है विदेशों की नागरिकता क्या किए हैं, स्वीकार कर लिए हैं, तो यहाँ की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, ठीक है, स्वतः समाप्त मान ली जाती है। अनुच्छेद 10 क्या है? अनुच्छेद 10 हमने बताया कि भारतीय नागरिकों का नागरिकता बने रहना, भारतीय नागरिकों का नागरिकता बने रहना, इससे मतलब क्या है? तो इससे सीधा सा मतलब ये है कि जो है संसद जो भी आगे कानून बनाएगी भारतीय नागरिकों के लिए, वो इन सब पे भी लागू होगा जो कि इस समय जो है 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय नागरिक थे, ठीक है। हो सकता है संसद स्पेशल प्रावधान करे, कुछ अलग अलग व्यवस्थाएं लाए, जैसे कि जो है आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड होना चाहिए, ऐसे चीजें। तो ये सब जो है ये लोग न कहें कि जो है हम अभी तो नागरिक थे, अब हम तो है ही, जो है बाकी लोगों के लिए अब ये व्यवस्था होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय नागरिकता बने रहने की जो है शर्तें दी जाती है कि आपकी भारतीय नागरिकता बनी रहेगी कहाँ तक, ये जो है तय करेगा संसद, ठीक है। तो 11वां में क्या आता है कि भारतीय नागरिकता के अर्जन यानी भारतीय नागरिकता लेने या समाप्त करने या फिर अन्य प्रावधान बनाने के लिए संसद को यह ताकत दी जाती है कि वो मतलब जो है कानून बना सकती है नागरिकता के लिए। तो संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया था, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया था। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी, एक यहाँ तक कंप्लीट है, इसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे वही किस प्रकार से नागरिकता ग्रहण की जाती है। कुल 5 विधियां हैं, जन्म से, वंशानुगत विधि द्वारा, पंजीकरण, देशीकरण और कोई भी भूभाग जीत के या अर्जित करके। तो ये जो है इतनी विधियां हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि PIO कार्ड क्या होता है, ठीक है, IOC कार्ड या OCI कार्ड क्या होता है, और NRI क्या होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।